हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट वही 30 में से 30। आज बात होगी पॉलीगन्स के बारे में, बहुभुज के बारे में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमने बात की थी कल 4 सेंटर्स के बारे में, उसमें से 3 मैंने कंप्लीट करवा दिए। चौथा ऑर्थो सेंटर, अगर मैं बात करूं लंब केंद्र, वो बाकी है, तो पहले अपन उसको निपटा लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन इस पर आएंगे। एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में ब्रीफ कीजिए ताकि आपको भी रिकॉल हो जाए, क्योंकि ये ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे 4 सेंटर्स। अगर मैं कहूं, पहला मैंने आपको सिखाया इन सेंटर, तो मैंने इन सेंटर में आपको क्या सिखाया? मैंने कहा कि तीनों जो वर्टेक्स हैं, तीनों जो एंगल हैं, जो एबीसी मान लें ट्रायंगल के अंदर, तो तीनों के जो एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि जो एंगल्स को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, वो तीनों जहां पर मिलते हैं उसे हम इन सेंटर कहते हैं। और अगर मैं बात करूं सरकम सेंटर, तो मैंने कहा, क्या कहा कि तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्टर मतलब 2 भागों में बांट देना, इन तीनों को हम जहां मिलाते हैं उसे हम सरकम सेंटर कहते हैं। अब मैंने कहा यहां बहुत 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, बहुत 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी? पहली, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भाई इन सेंटर की डेफिनेशन क्या है, तो कई कई एंगल से बात होती है, तो ये तो सही बात है कि जहां एंगल बाइसेक्टर मिले वो इन सेंटर है, लेकिन ये भी तो सही है कि जहां जो बिंदु तीनों साइड से बराबर दूरी पर होता है, ध्यान से सुनिएगा, तीनों साइड से बराबर दूरी पर होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि इन सेंटर से हम तीनों जो साइड से उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, और उसको हम बोलते हैं क्या बताइए? स्मॉल आर, है ना, इन रेडियस जिसे बोलते हैं। और ये इन रेडियस चूंकि बराबर है, तो हम अंदर की तरफ एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, और वो सर्कल पूरा पूरा बनता है। ये सारी बातें मैं कर चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं, रिवाइज 1 मिनट में, ताकि आपको रिकॉल हो। और चूंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा क्वांटिटी में कराने से कोई फायदा नहीं, अगर उस चीज का वैल्यू खत्म हो जाए। कम करें लेकिन चीजें अच्छी हो। और इसी तरह से अगर तीनों वर्टेक्स से समान दूरी पर अगर कोई बिंदु है, तो उसे हम कहते हैं सरकम सेंटर, है कि नहीं? जो मैंने कहा आपको, बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स तीनों को मिलाऊं तो जो मिलेगा वो सरकम सेंटर है, और वहां से जो तीनों वर्टेक्स है उनको बराबर दूरी पर होता है वो, और उसे हम क्या कहते हैं? सरकम रेडियस, जिसे अक्सर कैपिटल आर के नाम से बोलते हैं। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई वो थी सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड के मैंने कहा आपको मीडियंस के बारे में। मीडियन क्या? जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांट दे, और जहां तीनों मीडियंस मिलती हो उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया जो एंगल बाइसेक्टर है उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज जो काम आती है। मीडियंस के बारे में 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की हमने चर्चा की। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप देखिए ये जो क्लासेस हैं, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये क्लासेस, अभी जो ज्योमेट्री की स्पेशली बोल रहा हूं, ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस्ड है? सिर्फ रेलवे के एग्जाम्स पर। क्योंकि अगर मैं किसी और एग्जाम की बात करूंगा तो बहुत लंबा टाइम चाहिए एक एक थ्योरम को समझाने के लिए, उतना समय है नहीं। तो एक जरूरी चीज जरा आप समझिए मेरे साथ घर की तरह से, ताकि अपन एक बार में ही बात कर लें। देखो, एग्जाम 28 दिसंबर को है, और मेरा जो टारगेट बच रहा है 70+ सेशंस में ऑलरेडी करा चुका हूं, लेकिन अभी मुझे ज्योमेट्री करानी है, ट्रिग्नोमेट्री की बात होनी है, उससे अटैच्ड हाइट एंड डिस्टेंस की बात होनी है। अगर बात करूं अलजेब्रा, हालांकि देखो सिलेबस नाम लिखा एलिमेंट्री अलजेब्रा, आप क्वेश्चंस देखो उठाकर पुराने सालों के, तो आपको दिखेंगे कि क्वेश्चंस बहुत आसान आ रहे हैं, लेकिन करने तो हैं। तो हम क्या करेंगे? अगले सेशन से हम थोड़ा करने का तरीका बदलेंगे। क्या बदलेंगे? थियरी करने की जगह हम सारे के सारे आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस उठाते हैं, ऑल क्वेश्चंस, और उनके साथ जो जो रेलिवेंट थियरीज हैं उनकी बात करें। लेकिन ज्योमेट्री आप समझ सकते हैं, बिना बेसिक बताए शुरू करना ठीक भी नहीं होता, क्योंकि उसके बिना फिर कहीं ना कहीं अपन फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज, इतना कम समय बचा है, और मैं बिल्कुल एज ए टीचर आपका, मैं बात करूं शुभ चिंतक होने के नाते भी ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं आपको बार बार रिपीट करूं इस बात के लिए कि समय की कीमत को समझिए, और इन क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि इनसे आपका समय बचेगा। क्योंकि ये सारी कंसाइजली, यानी कि वैसे बनी हुई है जो सीधा आपके एग्जाम को ही फोकस्ड है। जरा बोर्ड पे देखो, जो चौथा सेंटर है
चौथा सेंटर जो है उसे मैं क्या कहूं, ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र, अगर मैं लंब केंद्र की बात करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा, लंब केंद्र क्या होता है और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हाइट बोल सकते हो, और वैसे इसको अगर और अच्छे शब्द में कहूं तो इसे शीर्ष लंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड को कहते हैं। तो ये क्या होता है, जो तीनों वर्टेक्स है, वो तीनों वर्टेक्स से अगर मैं उसकी सामने वाली साइड पर एक लंब डालता हूं, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर लंब डालता हूं, तो उसे मैं क्या कहूंगा, एल्टीट्यूड कहूंगा। और जिस पॉइंट पर तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र कहेंगे। जरा बोर्ड पे देखिएगा सभी लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत ही सरल तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जरा बोर्ड पे देखिएगा, अगर मैं यहां ए से सामने वाली जो साइड है उस पर परपेंडिकुलर डालता हूं, इस तरह से, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और बी से भी मैं डालने की बात करूं कुछ इस तरह से, और सी से भी डालने की बात करूं मैं कुछ इस तरह से, थोड़ा टेढ़ा लेकिन आप समझ सकते हैं। तो ये जो पॉइंट हमने मिला है यहां पर, दिस पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। इसे क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, यानी कि क्या बोलूं मैं इसको, लंब केंद्र। अब इसके बारे में अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो देखो ध्यान से सारे बच्चे समझिएगा कि सबसे पहली चीज मैंने क्या कहा कि तीनों वर्टेक्स, या तीनों, आप बात करें सिर्फ तीनों एल्टीट्यूड, शॉर्ट में लिखता हूं तीनों एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड को अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं, शीर्ष लंब भी कह सकते हैं। तीनों एल्टीट्यूड्स जहां पर मिलते हैं, और अच्छी भाषा में कहते हैं, मिलना भी कह सकते हो, और इंटरसेक्ट करना ज्यादा अच्छा कहलाता है। अगर इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वह पॉइंट क्या कहलाता है बताइए, वो कहलाता है ऑर्थो सेंटर। वो पॉइंट ऑर्थो सेंटर कहलाता है। अब आपको एक चीज और ध्यान देनी चाहिए कि कई बार आपसे पूछा जाए कि सब एल्टीट्यूड की डेफिनेशन क्या है। तो एल्टीट्यूड की डेफिनेशन क्या है, किसी भी शीर्ष से सामने वाली साइड पर, शीर्ष से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का जो एंगल है, बनाने वाली जो लाइन है, वो क्या कहलाती है बताइए, वही कहलाती है एल्टीट्यूड। तो जहां पर तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं, आप समझ पा रहे हैं, ए से, ये ए, इसका नाम रख सकते हो डी ई एफ, तो जो ए डी है वो क्या है बताइए, एल्टीट्यूड है। और ये वर्टेक्स ए से सामने वाली जो साइड है बी सी, उस पर है। लेकिन सावधान, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, ढंग से समझ लीजिएगा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये इस बी सी को दो बराबर भागों में बांटता है, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर मैं बात करूं तो 90 डिग्री का तो एंगल होना ही चाहिए, साथ में यह भी जरूरी है, क्या जरूरी है, कि सामने वाले वर्टेक्स से आना चाहिए इस पर। तो ये तीनों जहां मिलते हैं उसे हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इस ऑर्थो सेंटर के बारे में जरा ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, वो क्या बनता है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एंगल BOC की बात करूं, अगर मैं एंगल BOC की बात करूं तो ये हमेशा 180 डिग्री माइनस क्या होगा बताइए, एंगल A होगा हमेशा। अगले पेज पर लिख लेते हैं क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो अपन को अगले पेज पे लिखना चाहिए। और ऑर्थो सेंटर में बस यही चीज है जो समझने की है। बस एक बार जरा बोर्ड पे देखिएगा सभी लोग, तो मैंने कहा ABC, और मैंने कहा कि यहां पर ध्यान से सब लोग समझिएगा, ये एल्टीट्यूड, ये भी एल्टीट्यूड, और ये एक और एल्टीट्यूड, इन तीनों को मिलाया तो इसको नाम रखा अपन ने O ऑर्थो सेंटर। और मैंने ये कहा, यहां पर रिजल्ट निकाल के दिया कि एंगल BOC हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल A, ये वाला पार्ट BOC कितना होगा, 180 डिग्री माइनस ऊपर वाला, जो ऊपर है, इसके बिल्कुल ऊपर कौन है, एंगल A। अगर आप इसको एंगल ना बना के यो भी बना सकते हो, AOC भी कर सकते हो।
तो अगर AOC करोगे तो क्या बचा, B बचा ना, तो 180 डिग्री माइनस एंगल B को घटा दीजिए, यानी कि अगर AOC है तो इसके ऊपर क्या है बताइए, B, और आप ऐसे AOB भी कह सकते हैं। अगर AOB की बात करेंगे तो 180 डिग्री माइनस क्या होगा, क्या बच रहा है यहां पर, C, और वैसे भी देखो अगर AOB होगा तो ऊपर C तो दिख रहा है। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा 1 मिनट मेरी बात सिर्फ वर्बली सुन लीजिएगा, ताकि आपको यह समझ में आ सके कि ऐसा क्यों। मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, एक भी शब्द नहीं लिख रहा, सिर्फ आपको वर्बली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आप मेरे को एक बात का जवाब दीजिए, इस वर्टेक्स ए से जो ये डी नाम रख दो, DEF, तो ये जो AD है ये क्या है, ये AD है वो एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है। लेकिन साथ में एक चीज और क्या है, साथ में एक चीज ये भी तो है कि AD एक एल्टीट्यूड तो है, लेकिन यहां पर ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ये मैंने आपको साफ साफ लिखवा दिया, स्पष्ट देखो, डेफिनेशन में तक लिखवाया था मैंने कि सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाए उसे एल्टीट्यूड बोलते हैं हम। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री होना जरूरी है। अब मुझे आप एक बात का जवाब दीजिएगा, सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, और मैं आपसे प्लीज गुजारिश करता हूं कि आप इनको सीक्वेंस में देखिए। मैंने जो पहला सेशन लिया उसमें सारे बेसिक बताए, दूसरे में उसको मैंने कंटिन्यू किया, और उसके बाद मैंने 4 सेंटर्स की बात की, और आज हम आगे बढ़ रहे हैं। एक क्रम से एक स्टोरी की तरह चला रहा हूं, अगर कोई बीच में चौथे सेशन में एंटर करेगा तो फिर उसको दिक्कत आएगी। अब देखो जरा इधर, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं ये AFOE, आप खुद लिख सकते हैं मैं जो बोल रहा हूं, AFOE, क्या आपको एक क्वाड्रिलेटरल नजर नहीं आ रहा है, ये आ रहा है ना, AFOE, आपको एक चतुर्भुज नजर आ रहा है। देखो आप, अगर मैं बात करूं यहां पर AFOE, ये क्या नजर आ रहा है आपको, एक काइट की तरह नजर आ रहा है ना, और काइट आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल होता है। अगर मैं यहां बात करूं, ध्यान दीजिएगा, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये 90 डिग्री नहीं है ना, क्योंकि ये जो एल्टीट्यूड है ये आपने कहां से डाला, C से आप आए, इस साइड पर डाला आपने, तो ये 90 डिग्री है। तो ये जो और ये जो B से आपने एल्टीट्यूड डाला यहां पर, इस पर AC पर, यहां पर, तो ये भी 90 डिग्री है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो क्वाड्रिलेटरल के अगर मैं बात करूं, देखो हम जब आज बात करेंगे पॉलीगन्स की तो उसके इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स के सम और सारी बातें करेंगे। तो आप ये जानते हैं, आज मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको लेटर ऑन, आज के सेशन में पॉलीगन्स की बारीकी। लेकिन आपको मालूम है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है, हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, ये 90 और ये 90 180 हो गया, तो 360 में से 180 तो ये हो गया, बचा कितना, 180। तो मुझे बताइए अगर 180 बचा तो एंगल कौन से बच रहे, देखो ये तो एक तो बच रहा A, एक तो बच रहा A, क्योंकि F तो पता है 90 है, E भी 90 है, तो एक तो बचा A, और एक बचा आपका क्या बताइए, O, बचा कि नहीं बचा बताइए। तो ये दोनों कितने होंगे, मुझे क्या पता कितने होंगे, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि इधर ये भी 90 ये भी 90 90 90 180 हो गया। तो 360 में से 180 घटा दो तो इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों का अगर सम 180 होना चाहिए तो मुझे आप सिर्फ ये बता दो ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा। अरे भाई, अगर दो चीजों का सम 180 है और एक का पता लग जाए कि 100 है तो दूसरा कितना होगा, 180 माइनस 100 80 होगा। अगर एक का पता लग जाए 110 है तो दूसरा कितना होगा, 180 माइनस 110 यानी कि 70 होगा। तो यहां पर क्या करना चाहिए, ये वाला निकालने के लिए क्या करूंगा, इस वाले का रिजल्ट क्या आएगा, इस वाले का रिजल्ट आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल A, बताइए आएगा कि नहीं आएगा, इस वाले का रिजल्ट। और याद रखो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट हैं। कृपया करके पहला और दूसरा सेशन जरूर देखना इस चीज के लिए। जितने भी कोरस्पोंडिंग एंगल से लेकर वर्टिकल अपोजिट से लेकर ऑल्टरनेट से लेकर इंटीरियर से लेकर स्ट्रेट लाइन और सारी बातें मैंने आपको एक एक चीज जड़ सहित करवाई है, आप उनको देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। और मैं तो ये आश्वस्त हूं मेरी तरफ से कि आपके ज्योमेट्री में जो करीब करीब मोटा मोटी 3 क्वेश्चन आने एग्जाम में 30 में से वो तीनों हो जाएंगे आपसे, अगर आप इन क्लासेस को अटेंड करते हैं इस सीक्वेंस में। तो ये वर्टिकली अपोजिट है, अगर ये 180 माइनस ए है तो ये भी 180 माइनस ए होना चाहिए, इसीलिए BOC कितना होता है, 180 डिग्री माइनस ए। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब जरा देखिए,
ये हमने बात कर ली। अब मैं आपसे एक छोटी छोटी बात कर लेता हूं, एक दो जो क्वेश्चंस आ रहे अभी मैंने देखे आपके पेपर्स में, पुराने क्वेश्चंस में। तो एक क्वेश्चन जरा देखो बोर्ड पे, सारे के सारे बच्चे अटेंशन दीजिएगा। एक क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। ये क्वेश्चन टाइप नहीं किया, मैं आपको वैसे बता रहा हूं, मेरे को याद है इसलिए। ए बी सी, और उसने कहा, आपको मालूम है ए के सामने ए होती है, स्मॉल में लिखते हैं, वर्टेक्स कैपिटल में, बी के सामने बी और सी के सामने सी। अब उसने ये कहा, सामने वाले ने, ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा कि यहां पर ये जो साइज है साइड का, किसी का भी उठा लो, ये 6 है, सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, 6 सेंटीमीटर लेंगे, मीटर तो ज्यादा होता है जनरली, 6 दिया है केवल। और ये वाला जो है वो 8 है, और ये वाला जो है इसका नाम रखा है x। और उसने इतना सा पूछा हमसे, सिर्फ इतना सा पूछा कि x का संभावित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है, और इससे मैं एक तीर से दो निशाने, मैं आपको ये क्वेश्चन भी करा दूंगा और आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी सिखा दूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना केवल रेलवेज में बल्कि ढेरों बार मैंने देखे अलग अलग एग्जाम्स में। तो ये जो x है, इसकी संभावित वैल्यू क्या होनी चाहिए? संभावित वैल्यू का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, संभावित वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसके लिए आपको दो कंडीशंस पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको दो कंडीशंस पता होनी चाहिए, किसकी? ट्रायंगल की। तो मैं इस पर वापस आ जाऊंगा, अगले पेज पर आता हूं आपको दो कंडीशंस बताने के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हमारे बस 2 मिनट में। अगर मैं यहां बात करूं, ये ए के सामने वाली साइड ए है, बी के सामने वाली बी है, और सी के सामने वाली क्या बताइए? सी है। तो अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूं, तो ट्रायंगल्स के निर्माण के लिए दो शर्तें, दो कंडीशंस बहुत जरूरी हैं। उन दो शर्तों के बिना ट्रायंगल का निर्माण नहीं किया जा सकता। और अगर आप वो दो शर्तों को जानते हैं, समझते हैं, तो फिर आप उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं जो पीछे थी। पहली शर्त, कंडीशन 1, दो शर्त है, तो जो कंडीशन 1 है, अगर मैं बात करूं उसकी, तो कंडीशन 1 सिर्फ यह रहती है क्या, कि त्रिभुज की कोई भी दो जो साइड्स हैं, दो साइड्स का जो सम है, त्रिभुज की कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा क्या होता है? हमेशा तीसरी साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी साइड से क्या होगा? ज्यादा होता है। हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी दो साइड्स हो, उनका सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर ए और बी, तो ए और बी का जो सम होने वाला है, ए और बी का सम, वो पक्की बात है, वो सी से क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं ए और सी, तो इन दोनों का सम निश्चित रूप से बी से ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं बी और सी, तो इन दोनों का सम निश्चित रूप से ए से ज्यादा होगा। तो ये हमारी पहली कंडीशन बनती है किसी भी त्रिभुज के निर्माण में, ऐसा होगा ही होगा, बिल्कुल। कंडीशन नंबर अगर 2 की बात करूं, कंडीशन नंबर 2 का मतलब यह है कि किन्हीं दो, कोई भी दो उठा लीजिएगा, साइड्स का जो मान है, यहां पर क्या हो रहा है? कोई भी दो साइड्स, जो कोई भी दो साइड्स है, कोई भी ए बी, कोई भी उठा लो, वो हमेशा तीसरी साइड क्या होगी? बताओ, ज्यादा होगी। और मैं कहूंगा किन्हीं दो साइड्स का अंतर, किन्हीं दो साइड्स, कम से कम शब्दों में लिखते हैं, किन्हीं दो साइड्स का अंतर हमेशा, कोई भी दो साइड ले लीजिए, उनका अंतर हमेशा तीसरी साइड, तीसरी जो साइड बच गई, तीसरी साइड उससे कम होता है। अगर अंतर की बात करूं, कोई भी दो साइड्स का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा? कम होगा। वो तीसरी साइड से क्या होगा? कम होगा। अब दो साइड्स का अंतर की मैं बात करूं तो सिर्फ देखो, दो साइड्स का अंतर, कोई भी दो साइड, जैसे ए और बी है, तो ए और बी का जो अंतर होगा, जो ए और बी का अंतर होगा, वो हमेशा क्या होना चाहिए? वो हमेशा कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए? तीसरी साइड से। तीसरी साइड कौन सी बच गई बताइए? सी। तो ए और बी का जो अंतर, कोई भी दो साइड्स का अंतर, कोई भी दो साइड्स का अंतर हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा? कम। अगर मैं यहां ए और सी की बात करूं, तो ये किससे कम होगा बताइए? बी से। अगर मैं बी और सी की बात करूं, तो वो हमेशा किससे कम होगा बताइए? ए से। तो हमेशा दो साइड्स का अंतर, हां, एक मॉड्यूलर आप लगा सकते हैं इनके बीच में। मॉड्यूलर का मतलब क्या है?
कि कभी भी किसी भी कीमत पर इनका डिफरेंस नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और अगर है तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा। ये इसीलिए मोड लगाते हैं, मॉड्यूलर लगाते हैं। तो मैंने क्या कहा, त्रिभुज की कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होगा, और कोई भी दो साइड्स का जो डिफरेंस है, अंतर, वो हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा, कम होगा। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, अगर मैं पहले कंडीशन की बात करूं तो पहली कंडीशन जो थी वो क्या थी, कोई भी साइड, कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये जो 6 और 8 है, 6 और 8 जो है वो हमेशा तीसरी साइड से क्या होंगे बताओ, ज्यादा होंगे। तो इससे ये निकल कर आता है कि जो ये तीसरी साइड है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये 14 से कम होनी चाहिए। ये 14 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन थी वो क्या थी, कोई भी दो साइड्स का अंतर, दो साइड्स का अंतर कितना है, 8 माइनस क्या बताइए, 6। तो दो साइड्स का अंतर हमेशा क्या होगा, तीसरी साइड से क्या होगा बताइए, कम होगा। यानी कि जो अंतर है वो हमेशा x से क्या होगा, कम होगा। अब एक बात बताइए, 6 और 8 कितना है बताइए, 14। और 14 क्या होना चाहिए, x से ज्यादा होना चाहिए। और x किससे ज्यादा होना चाहिए, x ज्यादा होना चाहिए किससे बताइए, 2 से। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि x का मान कुछ भी हो सकता है, किन किन के बीच में, x का मान 2 और 14 के बीच में कुछ भी हो सकता है। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि ये नेगेटिव या डेसिमल्स में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए, डेसिमल्स में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा आपको कुछ नजर आ जाए तो आप बिल्कुल दो वैल्यूज को देखकर पता लगा सकते हैं कि इन दोनों का जो सम है वो 14 है, तो 14 से कम होगा। और दोनों का अंतर कितना है, 2, तो 2 से ज्यादा होगा। इतना सब कुछ नहीं करना, यही मालूम चल रहा है। दोनों को जोड़ दो, दोनों का अंतर निकाल दो, बीच में x है। बस ये तो आपको समझाने के लिए, ताकि प्रॉपर्टी समझ में आ सके, ये मैंने आपको बात बताई। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही जब अपन ट्रायंगल की बात खत्म कर लेते हैं, एक और छोटी सी प्रॉपर्टी के साथ फिर पॉलीगन शुरू करते हैं। देखो, एक और प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं बात करूं एंगल के बारे में, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, और यहां पर आपसे θ4 की बात की जाए तो θ4 क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। और अगर मैं यहां θ4 की बात करूं, जो एक्सटीरियर एंगल है, बस बहुत ही शॉर्ट में देखते हैं तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, सम ऑफ अपोजिट ऑफ इंटीरियर एंगल्स। यानी कि θ4 का जो वैल्यू होगा वो हमेशा θ3 के अपोजिट में दोनों का सम होना चाहिए। यानी θ1 और θ2 का हमेशा सम होना चाहिए। तो मैं बात करूं, अगर आपको θ3 मालूम है तो आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले 180 है, तो भी निकाल सकते हैं हम। और बहुत बार हमें इसकी जरूरत पड़ती है, तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इसकी वैल्यू उतनी होनी चाहिए जो θ1 और θ2 के सम के बराबर है। चलिए अब हम बात करते हैं पॉलीगन्स के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। पॉलीगन्स में मैं आपसे सिर्फ उतनी बात करूंगा जो जो आपके एग्जाम में आने की तनिक भी संभावना है। पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, बहुभुज। 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा सीधी रेखाएं, 3 या 3 से ज्यादा सीधी रेखाएं जब एक बंद आकृति बनाती हैं, जब एक बंद आकृति बनाती है तो उसे क्या कहते हैं बताइए, तो वह क्या है, वह बहुभुज है, वह पॉलीगन है। पॉलीगन के बारे में अगर मैं बात करूं तो 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इसके इंटीरियर एंगल्स के सम के बारे में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ एक्सटीरियर एंगल्स और उसके बारे में, कुछ डायगोनल्स के बारे में, और कुछ उससे रिलेटेड कुछ और जो चीजें बन सकती है उनके बारे में। तो सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि जो पॉलीगन है उसकी हम 2 कैटेगरीज की बात करेंगे सबसे ज्यादा। एक रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन की बात करूं तो आपसे जो पूछा जा सकता है वो रेगुलर ही पूछा जा सकता है। तो रेगुलर पॉलीगन आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं पॉज करके बाद में। आप रेगुलर पॉलीगन सिर्फ और सिर्फ उसको कह सकते हैं जिसकी साइड्स सारी बराबर हैं, और साइड्स अगर बराबर होंगी तो एंगल भी बराबर होंगे। यानी साइड्स भी बराबर हैं और एंगल भी बराबर है। और ऐसी अगर एक आकृति है वह क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमेशा रेगुलर पॉलीगन।
क्योंकि हमें यह देखना पड़ेगा बहुत सारी चीजें कि पॉलीगन किस कैटेगरी का है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो पॉलीगन एक रेगुलर पॉलीगन नहीं माना जाएगा। जरा देखिए, मैं आपसे 3-4 बातें कर लेता हूं। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं सम ऑफ ऑल इंटीरियर, देखो समय चूंकि कम है, आप जानते हो एग्जाम सामने, इसलिए अपन थोड़ा संक्षिप्त में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट चीज को लेकर चलेंगे। देखो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। अब आपको मैं, चूंकि चौथा सेशन है तो आप इतना तो समझ ही पा रहे हैं कि इंटीरियर एंगल्स क्या है। ये मैंने आपको सारी बातें पहले ऑलरेडी कर दी है। तो अगर सारे के सारे जो भी पॉलीगन है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये मैं कौन से बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं आपसे रेगुलर पॉलीगन्स की। हालांकि ये फॉर्मूला तो सब में लग जाएगा, बट बाकी सब में आपको ध्यान रखना है। तो वहां हमेशा क्या होगा, ये रहेगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। कोई भी अगर पॉलीगन है, बहुभुज है, और मैंने बहुभुज की डेफिनेशन क्या बताई आपको, मैंने कहा एक ऐसी बंद आकृति जो 3 या 3 से ज्यादा सीधी रेखाओं से बनाई जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगन, यानी कि बहुभुज कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां पर जैसे मान लीजिए, अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह सूत्र कहां से आया, क्योंकि वो भी हम समझेंगे, सब लोग समझने का ध्यान से। देखिए मैं अब सबसे पहले बात करता हूं आपसे ट्रायंगल के बारे में। मान लीजिए अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो ये n क्या है, n नंबर ऑफ साइड्स। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, आपको पहले ही पता है कि जो ट्रायंगल है, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। वो हम बात करेंगे आज। और वो एक्सटीरियर एंगल्स केवल त्रिभुज के नहीं, बल्कि कोई भी पॉलीगन हो, कोई सा भी, भले वो ऑक्टागन ही क्यों ना हो, उसके भी जो 8 एंगल्स है एक्सटीरियर, उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। और ये सारी बातें अपन आज ही कंप्लीट करेंगे। तो इस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इतनी मेहनत होती है आप लोगों के लिए, तो आपकी ड्यूटी कम से कम ये तो बनती है। व्यूज तो बहुत सारे होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, लेकिन उतने लोग लाइक नहीं करते। जब आपको अच्छा लगता है तो आपको जरूर से लाइक करना चाहिए, अधिकतम लोगों में शेयर करना चाहिए, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी चीज तो सबको इसका फायदा मिलेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां बात करूं तो मैंने क्या आपको फॉर्मूला बताया, वैसे आप जानते हैं इसके जो तीनों जो इंटीरियर एंगल्स है, उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपको अच्छे से मालूम है। और अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आपका क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है n-2 मल्टीप्लाई 180। सब लोग ध्यान देना ध्यान से, तो आपको फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं रहेगी। n कितना है, 3 में से 2 घटाओ, 1 को 180 से मल्टीप्लाई करो, 3 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो 180 डिग्री आने वाला है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं ऐसी फिगर की बात करूं, सपोज कि अगर बात करें हम यहां पर क्वाड्रिलेटरल है, क्या है बताइए, क्वाड्रिलेटरल है। आपको मालूम है इसके इंटरनल जितने भी है उनका सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला कैसे होगा, n कितना है इसका, 4, n कितना है, 4 - 2 मल्टीप्लाई क्या बताइए, 180। तो अगर यहां बात करूं, ध्यान से समझना, तो ये कितना होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। अगर मैं यहां बात करूं आपसे, सपोज कि पेंटागन, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अगर मैं यहां बात करूं तो n कितना है बताइए, n कितना है, 5। अगर मैं बात करूं तो n-2 मल्टीप्लाई 180, और यहां बात करें तो कितना है, 3, क्योंकि 5 - 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई 180 कितना होगा, 540, 540 डिग्री। ऐसा होता है कि नहीं। अगर मैं ऑक्टागन की बात करूं, अगर मैं बात करूं ऑक्टागन, यानी कि जिसकी कितनी साइड्स होती है, 8, आप बना सकते हैं सब फिगर्स। तो अगर 8 की बात करूं तो क्या करूंगा बताइए, 8 - 2 मल्टीप्लाई क्या बताइए, 180, तो 18×6 कितना होता है, 720, 18×6 108, सॉरी 1080, वेरी सॉरी 1080। तो मैं बात करूं कि एक जो ऑक्टागन है उसकी जितनी भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 1080 डिग्री। 8 में से 2 घटाइए 6, तो 18×6 108, 1080 डिग्री। अब सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक बात बताओ, आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ यही तो कर रहे हो, 180 तो सब जगह पर ही है।
आप मल्टीप्लाई 180 सभी से कर रहे हो, तो आप इतना सा ध्यान रख लो कि जितनी भी साइड्स हैं उनमें से 2 कम कर दीजिए। ट्रायंगल है तो 3 में से 2 कम करके 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लीजिए कि बात करें ऑक्टागन है तो 8 है तो 2 कम करके 6 कर दीजिए। अगर पेंटागन है तो क्या कीजिए 5 में से 2 घटाकर 3 कर दीजिए। हेक्सागन है तो 2 घटा करके 4 कर दीजिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो भी है आप उसमें से 2 कम करके सीधा निकाल दीजिए, तो आपको निकलता है, क्या निकलता है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर आपको दिख रहा है। और दूसरी चीज अगर मैं आपसे बात करूं कि ईच इंटीरियर एंगल, अगर आपको इंटीरियर एंगल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको सम पता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स जितने भी हैं, अगर आप उसमें से n से डिवाइड करें, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, वो पहली पॉलीगन कैसा होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए, यानी कि उसकी जो है सारी साइड्स बराबर बराबर होनी चाहिए। तो आपको यह नजर आएगा, अगर आपको यहां पर मालूम है, किसी ने सीधा कहा कि ऑक्टागन है और टोटल 1080 है, तो 1080 में आप क्या करेंगे बताइए? जितनी साइड्स हैं उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा? सारी जो इंटीरियर एंगल्स हैं उसमें से हर किसी का आपको वैल्यू नजर आएगा। अगर मैं इसके आगे बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। चाहे आप कोई सा भी पॉलीगन उठा लीजिए, कोई सा भी, उसका सम हमेशा क्या होगा? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स दैट इज ऑलवेज बी इक्वल टू 360 डिग्री। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए, अगर मैं यहां बात करूं आपके सामने ट्रायंगल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक प्रॉपर्टी बात की थी एक्सटीरियर एंगल की, तो वो हम यहां पर दोबारा से देखते हैं। देखो दूसरे एंगल से, अगर मैं यहां बात करूं, सपोज ये 80 डिग्री है, मान लो ये 60 डिग्री है सपोज, और ये बचेगा 40 डिग्री। अगर मैं यहां बनाने की कोशिश करूं कि मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, अगर बात करें यहां पर स्ट्रेट लाइन, और ये मान लीजिए एंगल 3 है। अगर मैं यहां 1 2 3 की बात करूं तो सारे के सारे बच्चे समझिएगा, ये जो 1 है वो कितना है? आपको मालूम है ना, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है उसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये आपको मालूम है। तो यहां पर अगर 180 डिग्री हो तो ये 40 डिग्री है, अगर ये 40 है तो ये कितना बच गया? 140 डिग्री। यानी कि जो एंगल 1 है वो कितना दिख रहा है आपको? 140 डिग्री। दूसरे नजरिए से देखिए, आप देखिए इसके इंटीरियर एंगल के जो अपोजिट हैं 80 और 60, इनका सम कितना है? 140 डिग्री। तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा आपको ये पता हो ये जरूरी नहीं है, हालांकि निकाल सकते हो आप, लेकिन नजरिया होगा तो आपको कई सारी जगहों पर फायदा भी मिलेगा, जो मैं प्रश्नों में आपको बताऊंगा जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहां बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 80 है, तो ये 100 बचता है। कितना बचता है? 100। तो जो एंगल 2 है उसकी वैल्यू क्या बनती है बताइए? 100 डिग्री। और अगर मैं यहां बात करूं आपसे तो फिर मैं वही कहूंगा, इसके अपोजिट देखो, 60 प्लस 40 कितना बताइए? 100। अगर मैं एंगल 3 की बात करूं तो ये 60 है, और इन दोनों का सम 180 होता है तो 120 बचता है। तो बात करूं एंगल 3 जो है वो कितना बचता है? 120। और फिर वही बात कहूंगा कि आप जरा देखिए यहां पर 60 के अपोजिट क्या है? 80 प्लस 40 भी कितना है? 120। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, चाहे आप कैसा भी पॉलीगन उठा लीजिए, कैसा भी, अब ये तो ट्रायंगल था, अब ट्रायंगल में तो चलो थोड़ा कम समझ में आया, क्योंकि ट्रायंगल तो आपको पता ही होता है शुरू से, थोड़ा अपन डिफरेंट पॉलीगन्स की बात करते हैं। एक दो एग्जांपल लेना जरूरी है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बट ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, हमेशा जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। जरा देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं यहां पर कुछ आपसे ऐसी बात करूं, सपोज, सारे बच्चे अटेंशन दीजिएगा, ऑल, यहां पर इनका जो इंटीरियर एंगल्स है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? ऑलवेज भी 360 डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं यहां सपोज आपसे कहूं कि ये जो है मेरे पास 80 है, ये सपोज 70 है, ये सपोज मेरे पास थोड़ा बनने में शेप ऐसा बना, कोई दिक्कत नहीं है,
ये सपोज 110 है मान लीजिए, तो 180 260, तो ये बचा 360, ये 100 डिग्री है। अगर बात करें यहां पर 210 280 360, टोटल 360 होना चाहिए। अब यहां सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं यहां पर ये एंगल 1 है, ये जो मैं बात करूं यहां पर ये एंगल 2 है। अगर मैं यहां पर स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो ये एंगल क्या बताइए 3 है, और मैं यहां बात करूं तो ये एंगल क्या बताइए 4 है। अब जरा देखिए एंगल 1 कितना है, एंगल 1 इसमें कोई डाउट नहीं कि स्ट्रेट लाइन वाला कितना होता है 180। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को ये पता है, बट मेरे को बताना भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता है ना, इसलिए जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां बात करूं तो ये कितना दिख रहा है आपको 110 डिग्री, कितना दिख रहा है 110। ये कितना दिख रहा है टोटल 180 होना चाहिए, कितना होगा 70 डिग्री। अगर यहां पर 100 है तो ये कितना होना चाहिए 80 डिग्री, और अगर यहां पर 80 है तो कितना होना चाहिए 100 डिग्री। अगर मैं 100 में 110 जोड़ू तो 210 या 280 प्लस 80 कितना होता है 360। तो अगर आप इन सबको जोड़ दें 110 100 70 और 80, तो ये क्या होता है हमेशा 360 डिग्री होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक फिगर और लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं, वन मोर फिगर। जरा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक पेंटागन की बात करूं, सपोज अगर मैं एक पेंटागन की बात करूं, तो आपको पता है ना कि पेंटागन के जो क्या इंटीरियर एंगल से उनका सम कितना होना चाहिए। अभी क्या बताया, पेंटागन में कितनी साइड्स होती है 5, पेंटागन में कितनी साइड्स होती है 5, 5 में से 2 कम करना था, कितना हो गया 3, और 3 को किससे गुना करना था 180 से, यानी कि 540, ऐसा ही तो था। अगर मैं बात करूं हेक्सागन कितनी साइड्स होती है 6, 6 में से कितना कम करना है 2, कितनी बचेगा 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 180 से, तो 720 होगा। लेकिन अगर वो रेगुलर पॉलीगन है और आपको ईच इंटीरियर एंगल की बात करेगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो सम है उसमें नंबर ऑफ साइड से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, अगर रेगुलर पॉलीगन है तो। अब यहां मैं बात करूं तो देखो, ये मुझे मालूम है इन सबका सम कितना है, इन सबका सम 540 डिग्री, तो मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा इसको, जैसे ये मैंने बनाया 90, ये भी मैंने बनाया 90, सपोज इसे बना दिया मैंने मान लीजिए 110, अगर बनाया इसको भी 110, तो ये 200 400, तो फिर ये बच गया 140, क्योंकि ये तो सही होगा ना। अरे भाई जब इंटरनल में सही नहीं बनाऊंगा तो फिर एक्सटर्नल कैसे आएगा, तो मेरे को प्रॉपर्टी तो सही रखनी पड़ेगी ना। आपको मालूम है कि पेंटागन के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम हमेशा कितना होता है 540, क्यों होता है, क्योंकि साइड्स कितनी होती है 5। अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था 5 में से 2 कम करो तो 3 बचा, 3 को 180 से गुना करो, 18 3 54 540 हो गया। तो मैंने ऐसा बनाया ताकि 540 बने। ये तो हो गया 200 प्लस 200 400, और 400 में से अगर 140 हो तो 540 होता है। अब सारे बच्चे देखिएगा, अक्सर क्या होता है यहां पर बात समझ में आती है, जो जो आपको ऐसे पॉलीगन मिलते हैं जिनमें नंबर ऑफ साइड्स ज्यादा होती है तो क्लैरिटी थोड़ी अच्छी होती है। अब देखो अगर मैं यहां बनाने की कोशिश करूं सारे के सारे समझना, क्योंकि यहां पर आपको बात ज्यादा अच्छी समझ में आ पाएगी। अगर मैं यहां पर बनाने की कोशिश करूं तो सब लोग ध्यान दीजिए, देखो अगर मैं इसे एंगल 1 नाम दूं, इसे एंगल 2 नाम दूं, इसे एंगल 3 दूं, इसे एंगल 4 की बात करूं, और इसको यहां पर ये तो ये है और यहां पर ये वाला यानी ये वाला पॉइंट, तो इसे मैं क्या नाम दूं 5। अगर मैं यहां निकालूं तो जरा बोर्ड पे देखो सब लोग, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री, है ना, और इससे अपन स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। तो यहां पर ये 90 है तो ये 90 बचता है, ये कितना बचता है 90, मैं गोला लगा देता हूं, ये 90 बच रहा है एक मेरे पास में। अगर यहां पर 110 है तो ये टोटल तो 180 है, तो कितना बचा मेरे पास 70, ये 70 बच रहा है मेरे पास। अगर यहां पर 180 है तो ये 140 तो है, तो कितना बच रहा है 40 बच रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये वाला स्ट्रेट लाइन ये 110 है तो एक तो 80 है, 70 बच रहा है मेरे पास में। और अगर मैं यहां बात करूं तो सब लोग ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो पार्ट है वो 180 तो कितना बच रहा है 90 बच रहा है। अब सब लोग ध्यान दीजिएगा 160 200 360 टोटल देखिए जरा 360 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप हमेशा याद रखिएगा क्या मैंने कहा आपको, हमेशा ऐसा होगा कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं, क्या है एक्सटीरियर एंगल्स हैं, उनका सम हमेशा हमेशा कितना होना चाहिए, वो हमेशा 360 डिग्री होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और इसके आगे बताता हूं, सब लोग देखिएगा। अगर मैं बात करूं ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर ईच एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो आपको मालूम है ना कि अगर जैसे अपन ने
रेगुलर, ये बात जरूर मैं लिख रहा हूं बार बार में, मैं ये बातचीत किसकी कर रहा हूं, रेगुलर पॉलीगन की। मैं माफी चाहता हूं लेकिन मैं मजबूर हूं, थोड़ा सा मेरे को चीजों को क्या कट करना पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा, हो सकता है किसी को लगे स्पीड में चल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी चाह रहा हूं कि 28 तारीख से पहले पहले हम चीजों को कर पाएं। अब देखो इतने दिन हो गए, करीब करीब 72-73 दिन, तो हम हर चैप्टर को बिल्कुल डेप्थ से कर रहे हैं। देखो कितना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हम लोग। अब कुछ एक चीजें बची रही हैं, समय चूंकि अभी एग्जाम अनाउंस हो चुके, तो फिर अपन को थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि अपन क्वांटिटी थोड़ी कम करें और अपन एग्जाम की चीजों पर और ज्यादा फोकस करें, थोड़ा और बारीक चले। और थोड़ा सा आप समझो मेरी बात को, अगर पूरी ज्योमेट्री से आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं सिर्फ, तो उसके बारे में अपन को 2 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना बात करने की जरूरत है नहीं। अपन उतनी बात करते हैं, फिर फुर्सत में अपन आगे बहुत बात करते रहेंगे और किसी एग्जाम के लिए। बट मैं चाहता हूं इस एग्जाम में तैयारी हो और ऐसी हो ताकि वाकई में आपके 30 में से 30 नंबर आने चाहिए। देखो जरा रेगुलर, अब देखो मैं अगर इसको पूरा डेप्थ में लेके जाऊं ज्योमेट्री को, तो ये ज्योमेट्री पूरा दिसंबर खींच जाएगी, और पूरे दिसंबर के बाद में फिर आगे जो बचेगा, ना तो मैं ट्रिग्नोमेट्री, ना अलजेब्रा, ना मैं किसी की बात ही नहीं कर पाऊंगा। ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, लिमिटेड सेशन। अगला सेशन से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें अगले सेशन से सारे क्वेश्चंस उठाने वाला हूं, ऑल क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के साथ ही बात करूंगा मैं सारी की सारी। अब देखो यहां मैंने कहा कि अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, तो जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको इंटीरियर एंगल्स का सब मालूम है एक रेगुलर पॉलीगन में, तो आप जितनी साइड से उनसे डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं यहां बात करूं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, इसके अंदर मैं एन से डिवाइड करूं, तो आपको क्या मिलेगा, ईच एक्सटीरियर एंगल आपको निकल कर आ जाएगा। तो मैंने पहली आपको चीज क्या सिखाई, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा अगर आपको इंटीरियर एंगल्स का सम चाहिए एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर, तो आपको क्या करना है, जितनी साइड से उनमें से 2 कम कर लो और 180 से मल्टीप्लाई करो। और अगर सम मालूम है और आपको इंडिविजुअल चाहिए, तो फिर एन से डिवाइड करो। और एक्सटीरियर के लिए क्या किया हम लोगों ने, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है। एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं सारी, कोई भी पॉलीगन उठाओ, कैसा भी उठाओ, उसकी जितनी भी चाहे साइड्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके सम हमेशा, यानी किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल में भी दिखाया, अभी आपको पेंटागन में भी बताया, मैंने आपको ट्रायंगल में बताया, हर जगह पर। और उल्टा कर सकते हैं, अगर सम मालूम है तो इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या, डायगोनल। ये डायगोनल कैसे निकलेगा, सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, डायगोनल कैसे निकल कर आएगा। तो डायगोनल अगर मैं बात करूं कहीं पर भी, तो डायगोनल होता है क्या, ये तो आप जानते ही हैं। आपको बहुत इजीली देखो, क्या एक ट्रायंगल में कोई डायगोनल होता है, नहीं होता, आपको सबको पता है, और मैं भी आपको फॉर्मूले से भी प्रूव करूंगा। क्या एक रेक्टेंगल में डायगोनल होता है, हां। कितने डायगोनल होते हैं, 2। अब बोर्ड पे देखो सब लोग, अगर मैं एक रेक्टेंगल को उठाता हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, एवरीबडी, फॉर्मूला बनाते हैं अभी अपन ऐसा नहीं करेंगे फिगर बना बना करके, फॉर्मूला बनाते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, एवरीबडी। देखो अगर मैं यहां डायगोनल की बात कर रहा हूं, तो एक डायगोनल AC नजर आ रहा है और दूसरा आपको BD नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 2 डायगोनल नजर आ रहे हैं। अब यहां पर देखिए, अगर आप देखें तो मैं एक चैप्टर पढ़ाता हूं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, बरसों हो गए, तो वहां पर हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं जब क्या होता है बताइए, कोई भी चीज का रिपीटेशन नहीं होता। जैसे डिजिट्स होते हैं और डिजिट से नंबर बनाते हैं तो परम्यूटेशन का यूज करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं तो परम्यूटेशन का यूज करते हैं, लेकिन अगर हैंडशेक करते हैं तो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई ऐसा बनाते हैं वर्ड जिनमें रिपीटेशन नहीं होता, तो हम कॉम्बिनेशन, यानी कि जो इस्तेमाल बार बार नहीं होगा इधर उधर, जिसकी प्लेस चेंज करने से मीनिंग बदल जाए, वो परम्यूटेशन है, और जो ना बदले वो कॉम्बिनेशन है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र बनता है, वो क्या, इसकी साइड्स कितनी है, 4, बिल्कुल है। तो आपको क्या करना है, 4 साइड्स हैं, और इन 4 में से कोई भी 2 जब मिलती हैं, 4 में से कोई भी 2 जब मिलती है, तो 1 2 3 4 है, AB BC CD और DA। तो जब भी 4 में से 2 मिलेगी, आपको मालूम है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल। लेकिन सावधान, ये AC भी है भाई, 4 पॉइंट हो गए भाई, 4 एंगल हो गए ना, आप साइड मत बोलो, एंगल बोलो, 4 एंगल बोलो, ABCD 4 वर्टेक्स बोल लो, इनमें से कोई भी 2 मिलेंगे, तो वो कितने मिलते हैं वो देखते हैं। लेकिन A और D मिलते हैं, ये साइड कहलाती है, डायगोनल नहीं।
अब यहां पर अगर इसको हम खोलते तो हमेशा क्या होता है, ऊपर फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल 2 और 4 - 2, यह हमेशा बनता है। तो ऊपर क्या करते हैं, 4 × 3 × 2 × 1, लेकिन 4 × 3 के बाद 2 और 1 से तो ये वाला मल्टीप्लाई, क्योंकि क्या होता है, इसका सूत्र क्या बनता है, फैक्टोरियल 4 ऊपर रहता है, नीचे फैक्टोरियल 2 रहता है और नीचे फैक्टोरियल 4 - 2 रहता है, ये सूत्र बनता है इसका। तो हम क्या करते हैं हमेशा कि इस दो, जैसे मान लो ये फैक्टोरियल 11 होता और ये 7 होता, तो हम क्या करते, 11, 10, 9 और 8 तक ही खोलते, बाकी 7 से 7 को काट देते, ऐसा करते। अभी जरा देखो, इतना जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन एक बार क्या है कि आदत पड़ी हुई है ना, कि एक बार आपको थोड़ा सा फॉर्मूला प्रूफ कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। 1 मिनट का काम है, तो मैं क्या इसके आगे 2 और 1 नहीं लिखता हूं, बल्कि 2 से काट देता हूं, और जो ये 2 बचा उसको मैं करता हूं 2 और 1, तो ऐसी बात बनेगी यहां पर। तो ये कैसे बना, अगर मैं यहां बात करूं तो ये 4 × 3 × 2 × 1 भी है, बट 2 × 1 से मैंने फैक्टोरियल 2 वाला काट दिया, और अभी ये 2 4 - 2 फैक्टोरियल 2 मैंने लिखा हुआ है। तो इसको मैं बात करूं तो ये सूत्र कैसा बना, ये बना n -1, देखो जरा, ये बना n, क्योंकि 4 हमारे पास क्या थी साइड्स, और ये n - 1, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2। अगर मैं यहां बात करूं तो 2 से 2 को काटो एक बार, तो कितने डायगोनल हो गए, 6 हो गए। लेकिन क्या यहां पर 6 डायगोनल नजर आ रहे हैं आपको, 2 ही तो नजर आ रहे हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है, इसमें से वो घटा देना है जितनी साइड्स थी, क्योंकि ए और बी को मिलने पर ये साइड बनी है, डायगोनल नहीं। तो आप 4, इसने तो क्या किया, 4C2 ने तो क्या किया, इसने तो क्या, सब 4 पॉइंट है, उनमें से कोई भी 2 मिल जाए तो कितनी बार मिल सकते हैं, तो उसने तो निकाल दिया 6 बार मिल सकते हैं। अरे तो 6 बार तो मिल सकते हैं, लेकिन जब वो साइड मिलेंगे तो वो डायगोनल नहीं कहलाएगा, तो वो 4 आप घटा दीजिए। तो इस सूत्र में मैं क्या करूं, यहां पर n घटा दूं, क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, और एक सूत्र बनकर आ गया। तो यहां पर कितना निकला, ये 2। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो सूत्र दे सकता हूं मैं, लेकिन एक बार निकालेंगे तो अच्छा रहेगा ना। तो यहां मैं बात करूं n² - n - 2n, क्योंकि 2 यहां पर है, यहां क्या है बताइए 2। अगर मैं बात करूं तो n² - 3n, और यहां पर क्या है बताइए 2, क्योंकि n और 2n 3n हो गया। n अगर मैं कॉमन लूं तो क्या बचा, n - 3 डिवाइड क्या बताइए 2, बात खत्म। ये आपके सामने सूत्र निकल कर आ गया, किसका बताइए, नंबर ऑफ डायगोनल्स का। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स का अगर यहां मैं अप्लाई करूं तो n की वैल्यू क्या है बताइए, यहां पर इस केस में क्या है, 4, n की वैल्यू क्या है 4, और n - 3 हमेशा क्या करना है भाई, 4 है तो 3 घटाओ, 5 है तो भी 3 घटाओ, इसलिए आप 1 मत कर देना, क्योंकि यहां तो 4 था, कल को 8 भी तो हो सकता है, तो 8 - 3 5 हो जाएगा। लेकिन यहां पर 4 है तो 4 - 3 कितना होगा, 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 2। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, एक बार बहुत ध्यान से दोबारा देखिएगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का आपको सिर्फ अपने दिमाग में सूत्र फिट कर लेना है, याद करना है, n - 3 और डिवाइड कर दीजिए 2 से। लेकिन ये कैसे निकल कर आया, एक बार बहुत ही जल्दी दोबारा देखिएगा। मैंने कहा, और अभी मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट जो फिगर्स हैं पॉलीगन से अलग अलग, उनमें आपको निकाल कर दिखाता हूं, सारे बच्चे देखिएगा। अगर यहां बात करूं तो मैंने कहा एक रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती है, 4, तो n मेरा कितना हो गया, जितना मेरा पास क्या है बताइए साइड्स है जिनसे वो बना है, क्योंकि पॉलीगन बनता उन्हीं से, कि मैंने कहा 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा बंद, 3 या 3 से ज्यादा सॉरी सीधी रेखाएं, 3 या 3 से ज्यादा सीधी रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस, उनसे जो बंद आकृति बनती है उससे पॉलीगन कहते हैं। तो मैंने कहा 4 में से 2 जब भी मिलेंगे तो ये डायगोनल बन जाएगा। तो 4C2 को मैंने प्रूफ किया कि ये सूत्र होता है इसको करने का, और इसको निकाला तो 6 आ गया, लेकिन ये डायगोनल तो 6 नहीं होते। तो आपको हमेशा इसमें से क्या करना है, 4C2 में से फिर 4 भी घटाना है, क्योंकि ये n है, जितना है और जितना लेना है वो हमेशा 2 होता है। ये जितनी अवेलेबिलिटी और जिनमें से 2 मिले, कल को मान लो कोई कहे कि 25 बच्चे हैं और 25 बच्चों में से 4-4 बच्चों की कमिटी बनानी है, तो कितनी ऐसी कमिटी बनेंगी, तो 25 बच्चे हैं, 4-4 25C4, तो ऊपर फैक्टोरियल 25, नीचे फैक्टोरियल 4 भी, और 25 - 4 21 भी। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, जो लेटर ऑन आप देख लीजिए, आपके सिलेबस में तो नहीं है, वरना परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां देख लीजिएगा, इसी चैनल पर कभी ना कभी आ जाएगा लेटर ऑन। करिए, अभी तो इतना बहुत है। तो इसको मैंने सॉल्व किया और बात खत्म। n - 3 को डिवाइड करें 2 से। अब जरा देखो, ये जो सूत्र हमारे पास निकल के आया, बस ये आपको याद रखना है, सिर्फ ये बात खत्म डायगोनल्स को निकालने के लिए। अब मान लीजिए कि मैं आपसे बात करूं एक पेंटागन के बारे में।
अगर मैं एक पेंटागन के बारे में बातचीत करूं, सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो पेंटागन के डायगोनल्स कितने होंगे? सब लोग अटेंशन दीजिएगा। मैंने कहा यहां पर एन कितना होता है? 5। n-2, 5 में से 3 घटाओ, कितना होगा? 2। और किससे डिवाइड करो? 2 से। तो कितना मिला बताइए? 5। बात खत्म। यहां पर किसी भी पेंटागन में कितने डायगोनल्स होते हैं? 5 होते हैं। आप बना बनाकर नहीं देख सकते, क्योंकि जितना आपको बात करें कि जो पॉलीगन है ज्यादा साइड्स का मिलेगा, वहां पर बनाकर देखने में उतनी तकलीफ आएगी। अच्छा एक बात बताओ तो, सारे बच्चे समझना एक बार। देखो, अगर मैं यहां इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा था, तो मैंने कहा था ये 5 साइड्स होती हैं। 5 कितनी होती है इसके साइड्स? और 2 घटाना था, तो 3 बचा। 3 को 180 से गुना करना था। एक बार जरा देखना तो, यहां अगर मैं बात करूं एक क्वाड्रिलेटरल को, रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल को या स्क्वायर को मैं 2 ट्रायंगल बना सकता हूं, तो 180 180 360 होता है। यहां मैं बात करूं तो देखो आप, क्या आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है? हां। क्या आपको एक ट्रायंगल और नजर आ रहा है? बिल्कुल हां। तो पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, तो कितना हो गया? 180। यह हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा होगा, करके देखना। अगर 5 साइड्स का फिगर है तो 3 बन जाएंगे ट्रायंगल, देखना अंदर। अगर 6 का है तो 4 बन जाएंगे, 7 का है तो 5 बन जाएंगे, 8 का है तो 6 बन जाएंगे। ऐसा ही होगा, इसीलिए उसको हम 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमेशा 180 को मल्टीप्लाई करना होता है, जितनी नंबर ऑफ साइड्स है उसमें से 2 कम करके। अब देखो, मैं इतनी बात पे जोर क्यों देता हूं? ताकि चीजें आपको यहीं के यहीं पर याद हो जाएं और कभी हम फॉर्मूलों पर डिपेंडेंट ना रहे। अगर मान लीजिए मैं यहां बात करूं, सपोज कि आपसे एक ऑक्टागन की बात करूं, ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं? 8 साइड्स होती है। तो यहां पर n की वैल्यू क्या है? 8। 8 और 8 में से 3 घटाओ तो कितना होगा? 5। और किससे डिवाइड करना है? 2 से। 2 से काटो 4 बार, तो कितना हो गया बताइए? 20 डायगोनल्स। कितने नजर आ रहे हैं? 20 डायगोनल्स नजर आ रहे हैं। होने को तो पता नहीं कितने कितने सारे फॉर्मूले और कितनी सारी बातें हैं इन पॉलीगन्स के बारे में, बट मैं बात करता हूं अपन उतना ही करते हैं जितना आपके एग्जाम में आपको काम आना चाहिए। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि चीजों का फायदा आपको मिल रहा है, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। और पुराने स्टूडेंट्स तो मुझे मालूम है ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं। हमारी पूरी कोशिश है, देखो मैं आपको ये बिल्कुल 99.99% बता रहा हूं, क्या आपको नेक्स्ट वीक में, आपको जो नेक्स्ट वीक है, आज संडे है, और मैं बात करूं नेक्स्ट वीक मतलब जो ये आने वाला 5-6 दिन के अंदर अंदर मेरी पूरी प्लान बन चुका है। आपके हिस्ट्री के 7 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 7 क्वेश्चंस। तो मैं उम्मीद करता हूं हिस्ट्री की क्लासेस वो जो है बहुत अच्छी क्लासेस आपकी होने वाली है, एग्जाम ओरिएंटेड, वो मेरी पूरी प्लानिंग है। साइंस की क्लासेस भी लगभग हमने शेड्यूल फाइनल कर दिया है, तो अगले वीक में आनी चाहिए। और मैंने देखा, एनालिसिस आपका किया कि आपके पेपर्स में करीब करीब कभी 2, कभी 3, कभी 4 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आ रहे हैं। और अपने यहां कंप्यूटर जो है वो सर बहुत अच्छा लेते हैं, बहुत, तो उनके अनुभव का आपको फायदा मिलना चाहिए। तो कुछ कंप्यूटर की क्लासेस भी शेड्यूल्ड होंगी, तो कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक से इस तरह से हो कि बहुत कुछ ऐसा हो कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी वाला काम हो, ताकि आपके एग्जाम से पहले आपको कुछ चीजें ऐसी मिल सके जो सीधी आपके एग्जाम में फायदा आपको पहुंचा सके। आप बहुत मेहनत कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।